हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। हम लोग ये एनसीईआरटी क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो से देख रहे हैं। तो पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है और इस सेकंड चैप्टर का हमने वो कैप कर लिया, वर्ड मीनिंग कर लिया है। अब हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, यहाँ पे जो खोने की बात हो रही है, लॉस्ट हो रहा है, वो क्या हो रहा है तो उसके बारे में थोड़ी सी कहानी नीचे लिखी हुई है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, बच्चों का बचपना कहीं खो गया है, उसी पर आधारित एक कहानी है। इस कहानी को दो टुकड़ों में तोड़ा गया है, दो टुकड़ों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले ऑथर के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे कहानी पे चलते हैं। अनीस जंग, अनीस जंग एक फीमेल ऑथर है। अनीस जंग वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। इनका जन्म राउरकेला में हुआ है, जो कि आई थिंक झारखंड में है। और इनका जो बचपना है और जो इनका क्या कहते हैं, युवा अवस्था कह सकते हैं, वो चीज़ जो है इनका हैदराबाद में बीता है। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन्होंने अपनी एजुकेशन की जो शिक्षा प्राप्त की है वो हैदराबाद से प्राप्त की है और हायर एजुकेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्राप्त की है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, इनके माता पिता दोनों लोग क्या थे, राइटर्स थे। अनीस जंग बिगन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने अपना करियर की स्टार्टिंग जो है एक राइटर के रूप में ही किया था इंडिया में। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड। और वो जो है अपने करियर की शुरुआत जो है एक एडिटर और कॉलमनिस्ट, एडिटर और कॉलमनिस्ट आई थिंक जो संपादक लोग होते हैं उन्हें कहते हैं। और इन्होंने मेजर न्यूज़पेपर, बड़े न्यूज़पेपर के लिए काम किया इंडिया में और उसके बाद अब्रॉड फॉरेन के लिए भी काम किया है। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और इन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अभी जो हम लोग चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो चीज़ स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड पढ़ने वाले हैं, फिर लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ने वाले हैं, वो लिया गया है इस स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये मेन किताब का नाम है। यहीं से ये लॉस्ट स्प्रिंग को लिया गया, कुछ अंश लिया गया है। हियर सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, जिसमें इन्होंने एनालिसिस किया क्या, ग्राइंडिंग पॉवर्टी यानी ऐसी पॉवर्टी, ऐसी गरीबी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। एंड ट्रेडिशन, और ये जो गरीबी एक तरीके से ट्रेडिशन बन चुका है, परंपरा बन चुका है। विच कंडेम दीज चिल्ड्रेन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और ये जो ऑथर है इस चीज़ की निंदा करती है कि बच्चों का जो भविष्य है, बच्चों का जो बचपन है, उसे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। अब कौन कर रहा है, लीडर कर रहे हैं, मम्मी पापा उनके कर रहे हैं, कोई ना कोई तो है। तो चलिए इसके पीछे क्या वजह है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो पहली कहानी हमने अभी बताया ना कि इसको दो टुकड़ों में बांटा गया है, यानी ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है इसमें भी दो पार्ट हैं। तो पहला है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे गार्बेज में कुछ पैसे मिल जाते थे। अब ये डायलॉग किसने बोला है ये तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहब, साहब एक लड़का है, कैरेक्टर है। और ये आई जो है ये मैडम जी हैं, अनीस जंग। उन्होंने पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो। अब क्या करने की बात हो रही है ये तो आगे पता चलेगा। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन का जवाब आपको आगे मिलेगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं साहब के बारे में। whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood। मैडम जी कह रहे हैं कि ये वही लड़का है जो मुझसे डेली मिलता है सुबह में। इनकाउंटर मतलब होता है मिलना, ये मर्डर वाला गोलीबार नहीं है, ठीक है। whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। मैडम जी के बगल में पड़ोस में एक डंप है, गार्बेज डंप, जहाँ पे कूड़ा वूड़ा फेंका जाता है। ये जो लड़का है वहीं पे डेली क्या करता है, सुबह मिलता था रास्ते में, क्योंकि ये क्या करता है स्काउजिंग मतलब सर्चिंग करता रहता है, कूड़े में कुछ ना कुछ बीनता रहता है, ढूंढता रहता है। यहाँ गोल्ड मतलब सोना नहीं ढूंढता, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू हो, जिसे वो जाके मार्केट में बेच कुछ पैसे अर्न कर सके। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सिट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, यानी इसका घर जो पहले कहाँ था वो ढाका में था, किसी ग्रीन फील्ड जहाँ पे फील्ड वगैरह था, यानी मैदान, काफ़ी बड़ा मैदान होगा,
वहीं पे था कहीं। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, अब उसे अपना घर जो है ज़्यादा याद नहीं है, यानी उसके दिमाग में नहीं है। डिस्टेंट मेमोरी मतलब कि दूर की याददाश्त। अब मतलब बचपन में देखा होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा तो उसे वो चीज़ें याद नहीं होगी पूर्ण तरीके से, और बता भी रहा है कि घर छोड़े काफ़ी दिन हो गया है उसे। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। क्या कह रहा है कि देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, वहाँ पे जहाँ पे इसका घर था वहाँ पे काफ़ी तूफान वगैरह आता था, जो क्या कहता था, स्विफ्ट अवे देयर फील्ड्स, यानी इसके खेतों को और घरों को बहा ले जाता था। हिज मदर टेल्स हिम, ये बातें कौन बताता था उसे, उसकी मम्मी बताती थी। दैट्स वाई, इसीलिए दे लेफ्ट, वो लोग अपना घर छोड़ के यहाँ चले आए। कहाँ पे? लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव नाउज, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे पैसे की तलाश पे, या फिर लुकिंग फॉर गोल्ड, यानी कुछ ऐसी चीज़ जिसकी कीमत हो, बिग सिटी चले आए। अब देखिए अभी जो क्वेश्चन बोला गया था, वाई डू यू डू दिस, उसका जवाब यहाँ मिल रहा है आपको यहाँ पे। अब लड़का जवाब देगा, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। मटर मतलब होता है वेरी लो लो वॉइस, यानी धीरे आवाज़ में उसने बोला। लुकिंग अवे मतलब नज़रें चुराते हुए। क्या बोला कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है करने के लिए। तो मैडम जी ने क्या जवाब दिया, गो टू स्कूल, आई से ग्लाइबली, मैंने भी फटाक से बोल दिया, अरे स्कूल जाओ, कोई काम नहीं है। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और जैसे ही मैडम जी ने बात कहा वैसे उन्होंने ये रियलाइज़ किया, एहसास किया कि उनकी इस बात का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हॉलो मतलब था खोखला, उसके एडवाइस का कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस लड़के पे, कि स्कूल जाओ ना जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लड़का क्या जवाब दे रहा है, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। लड़के ने कहा कि हमारे पड़ोस में यानी हमारे बगल में कोई भी स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब कोई बनाएगा स्कूल तो मैं जाऊंगा। अब मैडम जी क्या जवाब दे रही हैं, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क, हाफ जोकिंग, मैंने मजाक में ही ये बात कही थी। क्या कहा कि अगर मैं स्कूल बनाऊं तो क्या तुम आओगे। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने हंसते हुए कहा, हाँ जरूर आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो दौड़ते हुए मेरे पास आया। इज़ योर स्कूल रेडी, और हमसे पूछा कि क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, मैंने कहा कि स्कूल बनने में समय लगता है। एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, और उन्हें अपने इस प्रॉमिस पे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। क्या इरादा स्कूल बनाने का, कि यहाँ साफ साफ लिखा था ना, हाफ जोकिंग, यानी मजाक के अंदाज में से बोल दिया था, लेकिन उन्हें क्या पता है लड़का सच में दिल पे ले लेगा। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन बता रहे कि जो ये वादे हैं ना मेरी तरह, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक वर्ल्ड मतलब जिसका फीका हुआ संसार हो। वो ये कहना चाहती हैं मैडम जी कि हमारे जैसे जो वादे होते हैं ना, ऐसे लोगों पे, ऐसे लोगों के लिए जो है एक ब्लीक वर्ल्ड है, यानी कि फीका हुआ संसार है। कहने मतलब ये हुआ कि जैसे कि एग्जाम्पल में समझ लो, जैसे जो लीडर होते हैं हमारे यहाँ के, और कहाँ के कैसे तो नहीं पता, लेकिन इंडिया के जो लीडर होते हैं वो ढेर सारे वादे करते हैं, और पूरा करते भी हैं, कुछ कुछ नहीं भी करते हैं। तो यहाँ के जो पब्लिक है ना, उन्हें आदत से पड़ जाती है कि यार नेताओं का ये काम ही है, मिल गया तो अच्छे, नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही ये ऑर्डर जो है दिया गया है यहाँ पे। उस लड़के को भी, गरीब है तो लोग कुछ ना कुछ वादे करते रहते हैं, और मैडम जी ने भी सोचा कि हमने भी वादा करे, कौन सा दिल पे लेगा वो। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीने उससे मिलने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, यानी कई महीने एक दूसरे को जानने के बाद मैडम जी ने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस, लड़के ने अपना नाम बताया, साहिब आलम। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, उसे नहीं पता है कि इस नाम का क्या मतलब है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह इसका मतलब जान जाता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी इस दुनिया का जो मालिक है,
उसका मीनिंग साहिब आलम का मीनिंग क्या, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इस दुनिया का जो मालिक है उसे कहते हैं साहिब आलम। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम्स बिलीविंग इट, अगर उसे पता चल जाए कि वो दुनिया, उसके नाम का मतलब है इस दुनिया का मालिक, तो उसे बड़ा मुश्किल होगा इस चीज़ पे बिलीव करना, क्योंकि वो तो बेकार ही है, यहाँ पे इधर से घूम रहा है 1-2 रुपए के लिए, नाम तो साहिब रख दिया गया है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसका नाम क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या मीनिंग रिप्रेजेंट करता है, वो उस चीज़ से अनभिज्ञ है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड अपीयर एट नून, ये जो ग्रुप है बच्चों का, लड़कों का, ये कुल मिला के एक तरीके से आर्मी है, यानी ये झुंड में चलते हैं। और ये लड़के जो है बेयर फुट यानी नंगे पाँव चलते हैं। ये उस तरीके के हैं जैसे सुबह सुबह बर्ड्स दिखाई देते हैं और शाम तक दोपहर तक गायब हो जाते हैं, वैसे लड़के हैं। दिन में ग्रुप इनका चल देगा और जो भी कूड़ा वूड़ा बीनना होगा उसको बीन लेगा, दोपहर तक जो है गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कई महीने बीतने के बाद मैं एक दूसरे को हर एक उनमें जितने लोग थे सबको पहचान सकती थी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई यू आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने बड़े ही आराम से आंसर दिया कि मेरी मम्मी जो है मेरे चप्पल जो सेल्फ यानी अलमारी से नीचे नहीं उतारती है। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, उसी में से एक लड़के ने जवाब दिया जिसने जूते पहन रखे हैं लेकिन वो जूते मैच नहीं करते, यानी एक पैर में दूसरे रंग का है और दूसरे में दूसरे रंग का है। वो क्या जवाब दे रहा है कि अगर मम्मी जूते या चप्पल सेल्फ से नीचे उतार भी दे तो ये पहनता नहीं है, इसे उसे फेंक देता है। When I comment on it, जब मैंने इस बात का रिप्लाई दिया, he shuffles his feet and say nothing, तो उस समय वो जो लड़का है वो जो जिसने जूते पहन रखे, जिसके वो जूते मैच नहीं कर रहे थे, वो अपने पाँव जो है उठा के नहीं चल रहा था, यानी पैरों को सफल है घसीटते हुए चल रहा था। आई वॉन्ट शूज से अ थर्ड बॉय, उसी में से एक तीसरा लड़के ने क्या बोला कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, वो कह रहा है कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी जूता नहीं पहना है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, क्या कह रहे हैं मैडम जी कि मैंने कई देशों में ट्रैवल किया है और मैंने देखा कि जो बच्चे होते हैं ना बिना चप्पलों के चलते हैं। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड, शहरों में, गांव में। कौन से बच्चे, ये बच्चे जो लोग ये वाला काम करते हैं, कूड़े वाला, फिर बेगर हैं, भीख मांगते हैं, तो वो। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। अब देखिए उन्होंने क्या एनालिसिस किया कि ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, पैसे तो हैं, जूता या चप्पल खरीदने के पास उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशन बन चुका है बिना पैरों के रहने के लिए, बिना जूतों के रहने के लिए, चप्पलों के रहने के लिए, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा बिकता है। तो अगर आपको भीख मांगना है तो भिखारी के रूप में दिखने भी चाहिए, तभी लोग आपको भीख देंगे। इज़ वन एक्सप्लेनेशन। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मैडम जी सोचती हैं कि यार ये तो इससे सिर्फ और सिर्फ केवल एक बहाना है, और इस तरीके से हम लोग जो है जो रियल परपेचुअल यानी कि रियल जो नेवर एंडिंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, जो गरीबों का या फिर जो गरीबी रेखा को डिनोट करने वाला जो एरिया है, स्केल है, उससे काफ़ी दूर हो रहे हैं। यानी कुल मिला कह सकते हैं कि उनका ये कहना है कि इस तरीके से जो देश में किसी भी कंट्री में जो रियल गरीब व्यक्ति हैं उनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जिनके पास सुविधा है वो जानबूझ के नहीं पहन रहे हैं। तो इससे तो प्रॉब्लम होगी गवर्नमेंट को पहचान करने के लिए कि रियल में गरीब कौन है और उस पर वर्क कैसे करेंगे लोग। तो ये तो गलत चीज़ हो रहा है।
आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी। इन्हें एक कहानी याद आती है एक आदमी की जो कहाँ का रहने वाला है, यूडीपी, शायद यूडीपी हैदराबाद के यहाँ ये कोई प्लेस है। उसने क्या बताया था इन्हें, एज अ यंग बॉय, जब वो लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वो जब स्कूल जाया करता था तो रास्ते में उसे एक ओल्डर टेम्पल मिलता था, वेयर हिज फादर वॉज प्रेस्ट, जहाँ पे उसके पिताजी पुजारी के काम करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। वो वहाँ पे रुकता था टेम्पल के पास और प्रार्थना करता था शूज के लिए। 30 years लेटर, 30 साल बीत गए हैं। आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। 30 साल बाद में मुझे फिर से वहाँ जाने का मौका मिला, विच वॉज नाउ ड्रॉन इन ए एंड एयर ऑफ डेजोलेशन। ये जो स्थान है टेम्पल वाला, वो भी अपने उजाड़ पे ही है, यानी ख़त्म होने के कगार पे है। ये जितना हमारा पहले टेम्पल का एरिया था, फील्ड था, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उनका कहना है। हर जगह के मंदिर मस्जिद आप देखेंगे तो धीरे धीरे वो ख़त्म ही हो रहे हैं, लोग घर बना ले रहे हैं या फिर उसको कब्जा कर ले रहे हैं, वही कहानी है। इन द बैक यार्ड, मंदिर के पीछे क्या हुआ, वेयर लिव इन द न्यू प्रेस्ट, जहाँ पे अब कोई नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, जहाँ पे लाल और सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ रखी हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग लड़का है जिसने ग्रे रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी है। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, और उसने शूज़ और सॉक्स, जूते और मोजे दोनों पहन रखे हैं। अराइव्ड पांचिंग एंड थ्रेव हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, वो आता है हाँफते हुए एंड फोल्डिंग बेड पे अपना स्कूल का बैग फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, जब मैडम जी ने उस लड़के को देखा तो आई रिमेंबर्ड, उन्हें याद आ गया, द प्रेयर एंड द बॉय हैड मेट टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। तो उन्हें याद आ गया उस पुराने लड़के की कहानी, जो डेली जो है जाता था स्कूल, तो ये मंदिर के सामने प्रेयर करता था, भगवान हमें एक जोड़ी जूता दे दीजिए। जब इस लड़के के पैरों में जूते और मोजे देखा तो उन्हें याद है, चलो भगवान ने उसकी बात सुन ली, जबकि वो पुराना लड़का था लेकिन ये दूसरा लड़का है। वही कहना, ही हैड गॉट फाइनली पेयर ऑफ शूज, यानी उसे फाइनली जो जूते मिल गए। लेट मी नेवर लूज देम, और वो कहता था क्या कि अगर मुझे जूते मिल जाए तो मैं कभी से मैं दोबारा इसे कभी नहीं कहूँगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उसकी बात सुन ली, प्रार्थना सुन ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वर्ड शूज, वही जो प्रीस्ट का, ये भी प्रीस्ट का ही लड़का है, वो भी प्रीस्ट का लड़का था, तो उसके पास अब शूज आ चुके हैं। बट मेनी अदर लाइक द रेक्पीकट्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन मेरे जो बगल में रेक्पीकट्स लोग होते हैं, रेक्पीकट्स कहते हैं जो कूड़ा उड़ा बीनते हैं, आज भी वो उनके पास जो है शूज नहीं है, या फिर दिखावा करें कुछ पता नहीं है। माई एक्वेटेंस विद द बेयरफुट रेक्पीकस लीड्स मी टू सीमापुरी, मेरी परिचित में जो रेक्पीकस बेयरफुट होते हैं, यानी कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिनमें के पैरों में जूते चप्पल नहीं होते हैं, इनको जब मैं ध्यान करती तो मेरी जो याद होती है वो सीमापुरी लेकर चली जाती है। यानी कि सीमापुरी दिल्ली के पास एक स्थान है, देखिए, अ प्लेस ऑफ द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली एट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यानी कि दिल्ली के बॉर्डर पे कह सकते हो, दिल्ली के जस्ट किनारे पे, दिल्ली का जहाँ बॉर्डर खत्म होता है ना, वहाँ की कहानी है, ये प्लेस पड़ता है सीमापुरी। मेटाफोरिकली, अक्षांशतः देखा जाए तो दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, यानी अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ना वो स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स हम उसे कहते हैं जो लोग इलीगल तरीके से रह रहे हों, जिनके पास नागरिकता ना हो। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो लोग 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहब का परिवार भी इसी में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वॉल्डरनेस, सीमापुरी तब एक जंगल था, बीहड़ था। इट स्टिल इज, अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्पटी, लेकिन अब ज़्यादा जंगल नहीं, क्योंकि अब काफ़ी लोग बस गए हैं यहाँ पे। इन स्ट्रक्चर ऑफ सब मड विथ रूफ ऑफ टीन एंड टर्पोलिन, और उनका जो घर है वो मड यानी मिट्टी से बना हुआ है, विथ रूफ,
एंड टीन, और टीन से बना हुआ है, फिर टारपोलिन, ये जो बड़ी वाली पन्नी होती है उससे बना है, तिरपाल जिसे हम कहते हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वही कहानी बता रही जैसे गलियाँ होती पुरानी आपने देखे होगी। तो यहाँ की जो सीवेज हैं, ड्रेनेज हैं, और हर जगह पानी नाली में बह रहे हैं, यानी गंदगी टाइप का है। लिव्स 10,000 रेक्टिकल्स, यहाँ पे करीब 10,000 रेक्टिकल्स रहते हैं। ये 10,000 रेक्टिकल्स उस समय की कहानी है जब इन्होंने लिखा होगा ये कहानी। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। ये लोग इन लोग के यहाँ रहते हुए करीब 30 साल हो गए बिना किसी पहचान के रहते हुए, यानी कि इनके पास कोई नागरिकता नहीं है। विदाउट परमिट, बिना किसी परमिशन के, बट विथ राशन कार्ड दैट गेट नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड अनेबल देम अ बाय ग्रेन। लेकिन इनके पास जो वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है इनके पास, जिससे इन लोग क्या मिल जाता है, ग्रेन, यानी अन्न मिल जाता है इनको, दाल चावल गेहूं मिल जाता है इनको। राशन कार्ड और वोटर लिस्ट तो नेताओं ने बनवा दिया होगा अपने वोट के चक्कर में, और ठीक भी है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। इन लोग मैडम जी कहना ये है कि फूड जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटी की अपेक्षा। पहचान पत्र मिले चाहे ना मिले, लेकिन खाना मिलना बहुत ज़रूरी है, और ठीक भी है बात। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अपने परिवार को भोजन दे देते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, यानी बेड पे जाने से पहले, कहना है गो टू बेड पे जाने से पहले विदाउट एन एकिंग स्टमक। एकिंग मतलब पेट में दर्द, पेट में दर्द क्या मतलब, भूख लगना। अगर आपका पेट जो दर्द कर रहा है, फिर तड़प रहे हो आप भूख से, लेकिन उसके पहले भाई अगर आपने अपने परिवार को खाना दे दिया तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। वही कह रहे हैं कि जो ये लोग जहाँ पे रहते थे अपने बांग्लादेश में, जहाँ पे प्राय स्टॉर्म, तूफान वगैरह आता था, इनके फसल को, इनके घरों को बर्बाद कर देता था, उसकी अपेक्षा तो जहाँ पे लोग रह रहे हैं यही बेटर, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को क्या मिल जाता है, ग्रेन मिल जाता है, खाने के लिए अन्न मिल जाता है। से अ ग्रुप ऑफ women in tattered sarees, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and river। एक ग्रुप से उन्होंने पूछा, महिलाओं के ग्रुप से, जो टैटर्ड साड़ी हैं, ऐसी साड़ी जो पुरानी हो चुकी हो, फटी हुई भी हो। जब उससे पूछा गया कि आई आस्क देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स ऑफ रिवर, कि आप लोग अपना खेत और घर छोड़ के, खूबसूरत सा रिवर छोड़ के क्यों चले आए यहाँ पे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वेर एवर दे फाइंड फूड, इन लोगों को जहाँ खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट, वो ये लोग अपना टेंट वहीं लगा लेते हैं। दैट बिकम ट्रांजिस्ट होम, उनका घर जो है ना ट्रांजिस्ट टाइप का, मूवेबल है, कभी यहाँ कभी वहाँ, जहाँ इनको खाना मिलेगा वहीं टेंट लगा लेंगे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उनके बच्चे भी इसी तरह बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और ये ऐसे ही क्या कहते हैं, सर्वाइव करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकर्स, और सीमापुरी का नाम सुनते ही तो माइंड में ये आता है क्या, कि वहाँ कौन रहते हैं, रैक पिकर्स रहते हैं। थ्रू द ईयर्स, कई साल बीत गए, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, और ये जो ना है, ये जो कूड़ा बिनने वाली जो प्रथा है, एक फाइन आर्ट बन चुका है, एक कला बन चुका है, एक धंधा बन चुका है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज इनके लिए क्या है, सोना बन चुका है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये इनके लिए डेली रोटी का काम करता है, यानी कि कुल मिलाकर इनको सुबह निकल जाना है, और कुछ वहाँ से बेचना है, उसे बेचना है, पैसे लेना है, उसका दाल चावल आटा खरीदना है, और शाम तक खाना खाना है उसी का। अरूफ व देयर हेड्स, यही जो है उनके लिए छत का काम कर रहा है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले वो छत क्या हो, छत जो है लीक हो, पानी गिर रहा हो, बट फॉर द चाइल्ड इज इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए यही सब कुछ है। अभी हम लड़का जो जवाब दे रहा है क्या, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, मुझे कभी कभी पैसे मिल जाते हैं, यही चैप्टर का नाम है। इवन अ 10 रुपीज नोट, कभी कभी 10 का नोट मिल जाता है, साहब से, साहब ने कहा। हिज आईज लाइटिंग अप, और जब उसने बात की तो उसकी आंखों में चमक थे।
व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब हीप में यानी गार्बेज में ढेर में इसे सिल्वर कॉइन मिलता है, यू डोंट स्टॉप स्काउजिंग, तो आप जो है जैसे थोड़ा बहुत मिलता है तो आप ढूंढना शुरू बंद नहीं करते, बल्कि आपकी इच्छा और होती है कि और ढूंढे उसको। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, भाई आपकी उम्मीद और बन जाती है कि यहाँ पे कुछ और मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर किसी गार्बेज में आपने थोड़ा 1 रुपया 2 रुपया मिल गया तो और आपकी इच्छा जाहिर बढ़ेगी कि देखते हैं 2 4 रुपये और मिल जाए। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा लगता है बच्चों के लिए ये मीनिंग जो है कुछ और ही है, अलग ही मीनिंग है गार्बेज, जबकि पेरेंट्स के लिए इसका मीनिंग कुछ और ही है। पेरेंट्स के लिए इसका मीनिंग है कि ये रोजी रोटी का एक सहारा है, और बच्चों के लिए लगता है कि यार यहाँ पे पैसा मिलता है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए लगता है कि ये जो कूड़ा है ना, ये लपेटा, इसमें बहुत ढेर सारे रहस्य छिपे हुए हैं, यानी इसमें क्या क्या मिल सकता है वो उन्हें एहसास नहीं है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जबकि बड़े लोगों के लिए सर्वाइवल, जीने का एक सहारा है। वन विंटर मॉर्निंग यानी इस ठंडी की एक सुबह क्या हुआ, आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, ठंडी की एक सुबह उन्होंने देखा कि जो साहब है वो नेबरहुड के बगल में, यानी कि इसे बगल में एक क्लब है और वहाँ पे फेंस वगैरह लगा हुआ है, फेंस मतलब कि बाड़ा लगा हुआ है अंदर ना जाने के लिए, और गेट पे खड़ा होकर देख रहा था। वॉचिंग टू यंग्स मैन ड्रेस इन वाइट, दो लोगों को देख रहा जो वाइट ड्रेस पहने हुए थे, वो क्या कर रहे थे, प्लेइंग टेनिस, जो क्या कर रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, ही हम उसने धीरे से बोला कि मुझे गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो फेंस के बाहर ही बगल में खड़ा होकर देख रहा था। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, और ये बता रहे हैं मैडम जी से कि जब कोई नहीं रहता है ना तो मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स, उसने ये बात स्वीकार किया। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो गेट कीपर है उसको उससे बात उत करके अंदर जाता है, और लेकिन गेट कीपर उसे सिर्फ यूज़ करने देता क्या, स्विंग, जो झूलना होता है वही यूज़ करने देता है। साहब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहब जो है टेनिस शूज़ भी पहन रखा है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर द डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, लेकिन इसके जो जूते हैं वो बिल्कुल मैच नहीं करते हैं शर्ट और शॉर्ट्स से, बिल्कुल अलग थे। समन गिव देम टू मी, किसी ने उसे दिया था। ही सेज इन द मैनर ऑफ द एन एक्सप्लेनेशन, उसने बड़े आराम से बात कही। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्ड शूज ऑफ सम रिच बॉय, ऐसा लग रहा था कि वो जो जूता है ना किसी अमीर लड़के का था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि शायद वो उसने फेंक दिया था जूते को अमीर लड़के ने, क्योंकि उन दोनों में से किसी एक जूते में होल हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन साहब के बोला कि मुझे दिक्कत नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, बिना जूतों के जो लोग चलते हैं, बोला कि उसके लिए इससे बेहतर तो यही है। फटा है तो क्या हुआ। इवन शूज विथ अ होल इन अ ड्रीम कम ट्रू, और बोला वो कि कम से कम रियल जूते तो है नहीं उसके पास, तो कम से कम ये जो फटा हुआ जूता ये उसके सपनों को पूरा कर दे। बट द गेम इज बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम था टेनिस से उसकी पहुंच से काफ़ी बाहर था। दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बोथ, एक सुबह क्या हुआ कि मैडम ने देखा कि साहब जो मिल्क बोथ के पास, साहब इज ऑन हिज वे, रास्ते मिला और वो क्या कर रहा था, जा रहा था मिल्क बोथ के पास जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का कनस्तर था। आई नाउ वर्क इन टी स्टॉल डाउन द रोड, बताया कि उस रोड के किनारे पे एक स्टॉल है, दुकान है, अब मैं वहाँ काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उसने हाथ से दिखाते हुए बताया मैडम जी से। आई एम पेड 8,000 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, बता रहा है कि मुझे 800 रुपये महीने मिलते हैं वहाँ पे और मुझे खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। इज फेस आई सी, उसके चेहरे को मैंने देखा, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे की जो आज़ादी थी वो गायब हो गई थी। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग,
बता रहा है कि जो प्लास्टिक का बैग लेकर वो कूड़े बीनता था, ये स्टील का कनकता है उसके अपेक्षा काफ़ी बड़ा बड़ा भारी है इसके लिए। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसे वो बड़ी आसानी से अपने शोल्डर पर रख के आराम से मूव कर लेता था। द बैग वॉज हिज, जबकि बैग जो उसका जो था वो इसका था। द कनेस्टर बिलोंग टू मैन हु ओन्स द टी शॉप, जबकि ये कनस्तर जो है ना उस आदमी का है जिसकी दुकान है चाय की। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अपना खुद का मालिक नहीं रह गया, यानी कि